अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो माज़रत ख़्वाह हूँ। काफ़ी अरसा गुज़र गया, मैंने किसी टॉपिक पे कोई वीडियो अपलोड नहीं की और आप लोगों से कुछ ज़्यादा रब्ता भी नहीं रहा। ढेर सारी रीज़न्स हैं। सबसे बड़ी रीज़न जो है वो मसरूफ़ियत ही है। इस प्रोफेशन में मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए मैं बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ। दोबारा वापस आया हूँ और कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि वक्तन फ़वक्तन अब ये सिलसिला चलता रहे और इसमें कोई किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए। तो जो अब अपनी इस वीडियो के लिए आज का टॉपिक चूज़ किया है, थंबनेल से और इसके टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम सक्सेशन सर्टिफिकेट की बात करेंगे। सक्सेशन सर्टिफिकेट की बात इसलिए करेंगे क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है पब्लिक एट लार्ज के लिए, क्योंकि इसके लिए एक नया लॉ आ चुका है और ये जो कंप्लीट इख्तियारात पहले कोर्ट्स के पास थे, अब ये नादरा को मुंतकिल हुए हैं। स्क्रीन पे आप ये उस कानून का सारा वो देख रहे होंगे। तो ये 10 फरवरी 2021 को लॉ पास हुआ है। ये पंजाब का है, लेकिन ये ओवरऑल आप इसको सारे सूबों के लिए कंसिडर करें, कोई चेंज नहीं है सच कोई प्रोसीजर में। थोड़ी सी एक चेंज सिंध में है कि वहाँ पे ये अप्लाई करने के लिए साथ में लॉयर्स को भी अलाउ किया गया है। अदरवाइज़ ये एप्लीकेंट्स ने खुद ही अप्लाई करना होता है नादरा में जाके। तो हम ज़रा शॉर्ट एक ब्रीफ इसका ले लेते हैं, और अगर आप लोगों को ज़रूरत फील हुई तो इन डेप्थ इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। जो मेन इसमें से चीज़ें हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि डेफिनेशंस में क्या है। अथॉरिटी, डेफिनेटली ये अथॉरिटी मीन है, जहाँ जहाँ वर्ड यूज़ होगा अथॉरिटी का, तो उससे ये नादरा नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ही मीन है इसका। तो उसी को लेना है। जो इस डेफिनेशन में सबसे मेन जो करने वाली बात है वो है फैक्चुअल कंट्रोवर्सी। अब बड़ा प्लेन अगर आप इसकी रीडिंग करें तो आपको ये समझ आ जाएगा कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन जो डिसीज़्ड के, एक आप जानते ही होंगे कि ये जो भी सक्सेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करना है वो उसी वक्त ज़रूरत होता है जब जिसकी प्रॉपर्टी है वो बंदा फौत हो जाए, अब इस दुनिया में नहीं है, और उसके जो वारसान हैं, जो लीगल एयर्स हैं, वो उसकी प्रॉपर्टी के लिए सक्सेसर अपने आप को अपॉइंट करवाते हैं। और जो वो सर्टिफिकेट इशू होता है जिसमें सारे सक्सेसर्स के नाम होते हैं वारसान के, उसे सक्सेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ दोज जिनको नहीं पता कि ये सक्सेशन सर्टिफिकेट होता क्या है। अब जो लीगल एयर्स क्लेम करते हैं हायरशिप, तो उनमें अगर कोई डिस्प्यूट हो, मिसाल के तौर पे एक बंदे ने ये अप्लाई किया है, वारसान में से 4 लोग उसने और बताए हैं, मिसाल के तौर पे 2 बेटे और 2 बेटियां, और उसमें से एक इसमें एक बंदा और उठ के आ जाता है जो कहता है जी मैं भी बेटा हूँ और मुझे स्किप किया गया। तो ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है। ये डिटरमिन नादरा नहीं कर सकता कि ये इसका बेटा है या नहीं है, ये फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, और ये फिर नादरा डिपेंड नहीं करेगा और फिर ये इसको डिक्लाइन सर्टिफिकेट दे देंगे। डिक्लाइन सर्टिफिकेट पे आगे चल के इसका आएगा सेक्शन, उस पर भी बात करेंगे। तो ये एक फैक्चुअल कंट्रोवर्सी हो गई। जो भी इनमें से अथॉरिटी खुद रिजॉल्व इशू ना कर सके और जिसके लिए एविडेंस की ज़रूरत हो, जिस ऐसी जो भी कंट्रोवर्सी है, तो वो उसको डिक्लाइन सर्टिफिकेट दे देंगे। डिक्लाइन सर्टिफिकेट के बाद आगे क्या होगा वो मैं उस पर भी आता हूँ। उसके बाद अगर कोई लीगल एयर्स में से कोई एक माइनर है, तो उस सूरत में भी डिक्लाइन सर्टिफिकेट ही होगा, नादरा इशू नहीं करेगा, ये फिर कोर्ट करेगी, क्योंकि माइनर की सूरत में इशू ये होता है कि फिर आपको छोटी जमा करवानी पड़ती है और उस माइनर का शेयर फिर रखना पड़ता है, और फिर वो काफ़ी एक लंबा प्रोसीजर है।
ये सारा प्रोसीजर नादरा नहीं कर सकता था, तो इसलिए ये किया। और शायद आने वाले दिनों में ये भी ख़त्म होने वाला है मेरी इतलात के मुताबिक, और ये भी नादरा इशू करेगा इसमें भी। लेकिन ये जब होगा फिर इस पे बात करेंगे, फ़िलहाल इस लॉ के मुताबिक वो नहीं कर सकते। अब लीगल एयर वही है, जो जो बंदा फौत हो गया, डिसीज्ड है, उसके जो वारसान हैं, उसकी औलाद है, उसकी बीवी है, और इन सम केसेस ये वही इशू जाके बनेगा। शरई वारसान जितने भी हैं, अगर बेटा नहीं है तो फिर वो जो भी मरहूम है उसके वालिद के आगे जितनी औलाद है ये फिर उनकी तरफ जाएगा। वो अगर उनमें से नहीं है तो फिर उनके बच्चे। ये जिस तरह हमारी विरासत चलती है तो वही सारे वारसान होंगे। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि बेटा है तो क्या होगा, बेटा नहीं है तो क्या होगा, सिर्फ बेटियां हैं, सिर्फ बेवा है, या सिर्फ बेटा है। तो अगर वालदैन हैं साथ तो वो भी होंगे। तो ये जो भी हैं वो उस लॉ के मुताबिक देखना पड़ेगा, वो सारे उस वारसान की कैटेगरी में आएंगे। अच्छा, अब ये जो लॉ है ये बेसिकली दो चीज़ों के लिए है, एक लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एक सक्सेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे मैं वजाहत कर दूं कि लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए इशू किया जाता है। जहाँ पे प्रॉपर्टी मूवेबल होगी तो मनकूला जायदाद जितनी भी होगी उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू होगा। और अगर गैर मनकूला है, जैसे ज़मीन जायदाद है, उसकी विरासत का इशू है, तो उसके लिए लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं होता। अब ये सेक्शन 4 आ गया कि अथॉरिटी यानी कि नादरा वो सक्सेशन फैसिलिटेशन यूनिट इस्टेब्लिश करेगी। वो हो चुके हैं ऑलरेडी, 4 मेन सूबों में तो हो चुके हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट में एक फैसिलिटेशन यूनिट जो नादरा के रजिस्ट्रेशन सेंटर्स हैं उन्हीं को बनाया गया है, और वहीं से ये प्रोसेसिंग हो रही है इसकी। और उसमें फिर वो आगे कंसल्टेंट, एडवाइज़र्स, एक्सपर्ट्स जो भी है नादरा इस सिलसिले में रखना चाहे वो रख सकता है। नेक्स्ट हम इस पे बात करते हैं कि जी जो ये सक्सेशन का फैसिलिटेशन यूनिट बनाया जाएगा इसके फंक्शन क्या होंगे। सबसे पहले तो ये फैसिलिटेशन यूनिट ही एप्लीकेशंस जो आएंगी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए, वो रिसीव कर सकेगा। और लीगल एयर्स जो भी डिसीज्ड के हैं उनकी तरफ से जो एप्लीकेशंस आएंगी वो कर सकेगा। उस पर फर्दर जितनी प्रोसेसिंग करनी है समरी मैनर में, जो भी वो अपना प्रोसीजर बनाएंगे उसके मुताबिक वो सारा उसी के ज़िम्मे होगा। और ऑनलाइन उसका पोर्टल और उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना वो भी इसी यूनिट की ज़िम्मेदारी होगी। और वो जो भी फंक्शन टाइम टू टाइम उसे दिए जाएंगे वो फंक्शंस वो कर सकेगा। यहाँ से अब मेन जो पोर्शन है वो शुरू होता है। यहाँ तक तो था कि ये इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव थी चीज़ें ये वो कवर करती थी। अब आ गया कि जो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सक्सेशन सर्टिफिकेट है, उनकी एप्लीकेशन के कंटेंट्स क्या होंगे और वो कैसे दी जा सकती है। अच्छा, इसमें आ गया कि जो लीगल एयर्स हैं वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में अपने जो जितने भी लीगल एयर्स हैं उनमें से किसी एक को नामजद कर सकते हैं कि वो हमारी जगह पे ये सारा प्रोसीजर करे। फ़र्ज़ करें किसी भी मरहूम के 4 बच्चे हैं, बेटियां, बेटे, वालदा है, बीवी है, जितने भी हैं, वो अगर मुत्तफ़िका तौर पे किसी एक को नामज़द कर देते हैं कि जी फ़लाँ शख्स या फ़लाँ बेटा या बाप या वालदा या उसकी जो बेवा है वो ये सारा प्रोसीजर करे, तो वो इन राइटिंग उसको वो अथॉरिटी दे सकते हैं। और उन सब की जगह पे वो एक ही अप्लाई करके तो वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो ले सकती है। अच्छा, अब सक्सेशन सर्टिफिकेट आपने अप्लाई कहाँ करना है। सक्सेशन सर्टिफिकेट अप्लाई होगा जहाँ पे मरहूम आम तौर पे रिहाइश इख्तियार किए हुए था अपनी वफ़ात के वक्त। मिसाल के तौर पे वो उसकी डेथ लाहौर में हुई है और वो कुछ अरसे से वहीं पे रह रहा है, तो वो वहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है। या जो प्रॉपर्टी या जो एसेट हैं वो जिस जगह पे मौजूद हैं वहाँ से भी किसी जगह पे हो सकता है। और अगर एक से ज़्यादा जगह पे उसके एसेट्स हैं तो उनमें से किसी जगह पे भी हो सकता है। तो ये उसके बारे में आ गया कि वो अप्लाई कहाँ पे हो सकता है।
ये भी एक बड़ी कन्फ्यूजन है। एक बंदे की अगर कोई प्रॉपर्टी 4 शहरों में है तो उसको अलग अलग 4 शहरों में फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी उसमें से एक शहर में, या अगर उन 4 शहरों के अलावा उसकी डेथ किसी 5वें शहर में हुई है तो उस 5वें शहर में भी उन चारों शहरों की प्रॉपर्टी के लिए वो कर सकता है, चाहे उसका बैंक अकाउंट हो, चाहे उसकी कोई ज़मीन जायदाद हो, चाहे उसका बैंक का लॉकर हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन जगहों पे वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? सबसे पहले तो इसमें डेथ सर्टिफिकेट चाहिए डिसीज्ड का। डेफिनेटली आपको पता है यूनियन काउंसिल में उसकी रजिस्ट्रेशन होगी और आपको कंप्यूटराइज्ड डेथ सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल इशू करेगी। ये कन्फ्यूजन है कि शायद ये डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट नादरा इशू करता है। नादरा इशू नहीं करता, नादरा का सिर्फ उस पर सिक्योरिटी पेपर होता है। अदरवाइज़ वो बाकी जो जितना भी ये रिकॉर्ड कीपिंग का काम है ये लोकल गवर्नमेंट का होता है और वो आपको रेलिवेंट यूनियन काउंसिल में ही करना पड़ेगा और वहीं से लेना पड़ेगा। और उसके बाद जो ऑथोराइजेशन है प्रेस्क्राइब फॉर्म में, ये फॉर्म आपको मिल जाएगा नादरा से। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, शायद नादरा की वेबसाइट पे होगा, तो वहाँ से भी लिया जा सकता है। उस पर सबके थंब इम्प्रेशंस और वो सारा कुछ हो जाएगा और वो फॉर्म उसको ऑथराइज कर देंगे और वो जमा हो जाएगा। उसके बाद मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जितनी भी है उसकी डिटेल उसमें लिखनी है, और कि कितनी उसकी सारी प्रॉपर्टी है, उसकी मालियत क्या बनती है। ज़ाहिर है एस्टिमेटेड ही उसमें होगा, वैल्यू होगी, क्योंकि नादरा को इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो आप एक्सेसिव अमाउंट लिखा रहे हैं। नादरा ने तो आपको वो पैसे नहीं ना देने, वो तो एक्चुअल जितने हैं आपको उतने ही मिलने हैं। तो बैंक अकाउंट की सूरत में तो एक्सेसिव नहीं हो सकता। तो ज़मीन जायदाद की वैसे आपने उसमें पैमाइश लिखनी होती है, उसमें वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उस हिसाब से फिर वो आपके वो शेयर बन जाएंगे। अब जो अब एप्लीकेशन आपकी पहुंच जाएगी तो उस पर फिर वो एक जनरल पब्लिक को एक नोटिस पब्लिश करेंगे अपने वेब पोर्टल पे, जो नादरा ही मेंटेन करेगा। इंग्लिश और उर्दू दोनों उसमें जो है अपना डेली न्यूज़पेपर जो उसकी सॉरी जो जिसकी पब्लिकेशन जो है वो लार्ज हो। नेशनल न्यूज़पेपर सारे ही उनकी लार्ज पब्लिकेशन है, तो उनमें से किसी में वो अपना सॉरी एक एक इंग्लिश एंड एक उर्दू लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में वो इसको पब्लिश करेंगे कि ये डिसीज्ड है और इसके वारसान ये हैं। और इसने ये इसलिए होता है कि अगर कोई और हो जो क्लेम करता हो कि वो भी उसका वारिस है तो वो आके अपना क्लेम दाखिल करवाए। ये ना हो कि वो उसको पता ना चले। और पब्लिकेशन का यही मोड है हर कानून में। तो अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हर बंदा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, लेकिन मोड यही है, तो इसी को ही फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, जहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन आ जाएगा या क्लेम रिवाइज हो जाएगा 14 दिनों के अंदर अंदर, जो नोटिस पब्लिकेशन हुआ है उसके अंदर, तो अथॉरिटी जो है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है एप्लीकेंट के और उसके लीगल एयर्स के लेगी। उसके लिए सबको नादरा के उस ऑफिस में जाना पड़ेगा और वहाँ पे अपने बायोमेट्रिक्स करवाने पड़ेंगे, और वो बायोमेट्रिक्स के लिए आपको बुलवाएंगे। और अगर जो बायोमेट्रिक हैं वो लीगल एयर के वेरीफाई नहीं होते अथॉरिटी के पास, तो सॉरी उसके लिए जाना नहीं पड़ेगा। वो आप फॉर्म पे ही थंब इम्प्रेशन वगैरह लगा देंगे, और अगर वो वेरीफाई नहीं होते तो वो फिर अथॉरिटी आपको बुला लेगी और उस पर आपके थंब इम्प्रेशन अब वो वहाँ पे अपने सिस्टम में लगवा के चेक करेंगे। इशू हो सकता है ना, आपने जो फॉर्म पे थंब इम्प्रेशन लिए हैं वो प्रॉपर ना हो, तो उस सूरत में ये होता है कि नादरा ने ये थंब इम्प्रेशन वेरीफाई करने हैं, ये उसने अपने डेटाबेस से करने हैं। ऑलरेडी उसका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अगर किसी लीगल एयर का कोई CNAC का रिकॉर्ड नहीं है तो उस सूरत में भी सक्सेशन इशू नहीं हो सकता, उसको पहले अपने रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। और किसी किस्म का कोई एम्बार्गो या कोई उस पे उसके CNAC पे इशू नहीं होना चाहिए, कहीं ब्लॉक नहीं होना चाहिए, कोई उससे रिलेटेड कोई ऑलरेडी इशू उसका नहीं होना चाहिए, तो फिर उस पर ये फर्दर प्रोसेस होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अथॉरिटी may resort to any other modern device
with a view to satisfy itself as to the identity of any legal. अगर आप नादरा को ये शक है या कोई भी ऐसा है तो वो ये उन पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने कोई भी मॉडर्न डिवाइस वो यूज़ कर सकते हैं जिससे वो ऑथेंटिकेट कर सकें कि आप की जो असल शनाख्त है वो क्या है, क्या आप उसके वाकई मरहूम के वो वारिस हैं या नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है कि द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कैन बी अंडरटेकन एट एनी नोटिफाइड ऑफिस विद इन पाकिस्तान और अब्रॉड। ये नादरा के किसी सेंटर से भी बायोमेट्रिक हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जहाँ से अप्लाई किया है बायोमेट्रिक ऐसे ही हों। वो इसलिए है कि फ़र्ज़ करें उसके 4 बच्चे हैं और चारों मुख्तलिफ सिटीज़ में रहते हैं, तो फिर सबको एक जगह पे आना पड़ेगा और वो प्रॉब्लमेटिक है। तो आप वो वेरिफिकेशन किसी जगह पे भी करवा सकते हैं। जो आपका वो नंबर होगा जिसके तहत आप अप्लाई करेंगे वो जाके देंगे, तो उसमें आपका वो उसी एप्लीकेशन में बायोमेट्रिक हो जाएगा। ये बहुत इजी हो गया, आपको किसी एक सिटी में सबको मूव नहीं करना पड़ेगा। जब ये सेटिस्फैक्ट्री कंप्लायंस हो जाएगी, ये जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ ऊपर मैंने बताई हैं, तो उसके बाद जो एप्लीकेंट है वो अथॉरिटी के पास जो भी वो डेट बताएंगे वो आएगा, वो उसे बुलाया जाएगा और उसके बाद जो है वो अथॉरिटी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो सक्सेशन सर्टिफिकेट जो भी है, या दोनों, कोई एक या दोनों जो भी है, तो वो उसके लीगल एयर्स के, जो डिसीज्ड के लीगल एयर्स हैं उसकी फेवर में वो रिस्पेक्टिव शेयर्स के साथ जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में है वो इशू कर दिया जाएगा। अब उसका जो है वो थोड़ा सा फ़र्क ये बनेगा कि सुन्नी और शिया लॉ जो इनहेरिटेंस है उसमें फ़र्क है। फिर हमारे पास जो यहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, सिख हैं, तो जो उनका रेलिवेंट इनहेरिटेंस का लॉ है उसके मुताबिक जो भी शेयर बनता है वो उसी के मुताबिक दे देंगे, उससे उनको कोई वो नहीं है। अब जो भी फॉर्म है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या सक्सेशन सर्टिफिकेट की, तो वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होगी जहाँ तक मुमकिन हो सके, मतलब उसमें तमाम वजाहत जितनी भी रेलेवेंट है वो कर दी जाएगी। अब सेक्शन 8 आ गया ऑब्जेक्शंस के। जो ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन उस पे, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या सक्सेशन सर्टिफिकेट पे, तो कोई भी शख्स वो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो या सक्सेशन सर्टिफिकेट हो जो इशू होने के बाद अथॉरिटी से अपनी रेमेडी जो है वो सीख कर सकता है। एनी पर्सन ऑब्जेक्टिंग टू लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सक्सेशन सर्टिफिकेट एज द केस में बी after the issuance of letter of administration or succession certificate by the authority may seek remedies available under any other applicable law। मिसाल के तौर पे एक शख्स ने या कुछ लोगों ने एक सक्सेशन सर्टिफिकेट ले लिया और किसी कोई वारिस रह गया और उसको पता नहीं चला, तो प्रेस्क्राइब्ड लॉ जो है उसके मुताबिक वो जो भी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं वो ऑब्टेन कर सकता है। मतलब ये कोई हरफ आखर नहीं हो गया, उसको चैलेंज किया जा सकता है और चैलेंज डेफिनेटली फिर आपको वो कोर्ट में करना पड़ेगा, उसकी रेमेडी नादरा के पास नहीं होगी। अब फीस और कॉस्ट जो भी है वो नादरा डिटरमिन करेगी। एज़ फार एज़ आई नो उसमें 1 लाख से अगर कम है तो 10,000 फ़ीस है, और अगर 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट की प्रॉपर्टी है तो फिर उसमें 20,000 फ़ीस है। और अगर आप वो डिक्लाइन सर्टिफिकेट मिलता है तो फिर उसमें से कुछ अमाउंट आपकी वो रख लेते हैं और मेजर पोर्शन जो है वो आपको वापस कर दिया जाता है। अच्छा, अब इस लॉ के आने के बाद सिविल कोर्ट जो है वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकती जब तक के डिक्लाइन सर्टिफिकेट नादरा ना दे दे। मतलब नादरा अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू कर देती है और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो सिविल कोर्ट को कोई इख्तियार समात नहीं है। ऑब्जेक्शन की सूरत में जाया जा सकता है, लेकिन अगर नादरा डिक्लाइन सर्टिफिकेट दे दे और कह दे कि जी हम इशू नहीं कर सकते, इसमें फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है एक या कोई माइनर है, 2 ही ये मेन इश्यूज हैं जिस पे वो हो सकती है। फैक्चुअल कंट्रोवर्सी का स्कोप बहुत ज़्यादा वसी भी हो सकता है। एनीवे, तो जब तक वो डिक्लाइन सर्टिफिकेट इशू नहीं होता कोई सिविल कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी, और डिक्लाइन सर्टिफिकेट के बाद फिर आपके पास ओनली रेमेडी इज द सिविल कोर्ट, और सिविल कोर्ट पे ऑलरेडी जो लॉ मौजूद है सक्सेशन का फिर उसी के मुताबिक होगा।
जो प्रोसीजर है, जितने भी इश्यूज हैं वो सिविल कोर्ट डिटरमिन करके फिर फाइनली उसको वो इशू कर देगी सक्सेशन सर्टिफिकेट। तो ये आज का टॉपिक था। होपफुली इसमें मैंने सारा कवर कर दिया है, किसी ऐसा पॉइंट कोई इसमें रह नहीं गया। बड़ा सिंपल सा ये कानून था। तो क्योंकि ये प्रोसीजर नया हुआ है तो शुरू उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आ रही थी लोगों को, तो मैंने कहा इस पर एक थोड़ी सी वजाहत कर दूं। एक और यहाँ पे मैं वजाहत कर दूं कि ये जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट करेंगे नादरा में, ये फिल अप करके इसमें शेयर्स बना के ये कंप्लीट आपने उसमें फिलअप करना है। और वो डेफिनेटली फिर हर बंदे को वो शेयर्स का नहीं पता होता, तो वो लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी शायद सम केसेस में, या अगर किसी को खुद पता है कि क्या क्या शेयर बनते हैं तो वो अपने शेयर आपने उस फॉर्म में लिख के देने हैं कि किसका कितना शेयर बनता है, तो उस हिसाब से फिर सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए, और एक दफ़ा फिर माजरत खा हूँ। ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा अरसे के लिए मैं बिल्कुल स्क्रीन से आउट रहा, और मुझे कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा कि ये एहसास ना हुआ हो कि ये मैं ज़्यादती कर रहा हूँ। मेरी एक फैमिली है, कोई ऑलमोस्ट 1 लाख सब्सक्राइबर्स की, और मिलियंस में व्यूअर्स हैं, तो मुझे ये इनको छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं काफ़ी आप लोगों के सवालों के जवाब भी नहीं दे सका, और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो सवाल आ रहे हैं जितना हो सके उसको मैं रिप्लाई करूँ, और बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता होपफुली मैं अपनी वो पुरानी डगर पे वापस आ जाऊँगा इंशाल्लाह। इस पे जितने भी लीगल टॉपिक्स हैं उस पर बात भी किया करेंगे, और आपके इश्यूज भी डिस्कस किया करेंगे, और आपके जो प्रॉब्लम्स का कोई सलूशन है वो भी मैं देने की कोशिश करूँगा जितना सा मेरा महदूद सा नॉलेज है। आई एम ए हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।